Hello friends, class 9. Again I am here the video 2 of the democracy of the contemporary world. ब्रिटेन में द प्रोग्रेस अगर हम देखें डेमोक्रेसी की ओर स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस थी वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो। लेकिन जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही स्लो थी। दो द 18 एंड द 19 सेंचुरी में सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स जो थे रिड्यूज, उसने मोनार्ची की जो पावर है उनको रिड्यूज कर दी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर कंट्री। दुनिया के कई देशों में राइट टू वोट मिल चुका था। Around the same time as the French Revolution, as the British colonies in North America में declared themselves, ब्रिटिश कॉलोनीज से नॉर्थ अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंस। 1776 4 जुलाई को 1776 को नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड हो गया इंडिपेंडेंट। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में देयर कॉलोनीज केम टुगेदर, इनकी कॉलोनीज एक साथ आई टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाने के लिए, एंड दे एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना आखिरकार वहाँ पर 1787 में। बट हियर टू द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन। लेकिन इसके बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ये देखा गया कि जो राइट टू वोट था वो कुछ विशेष तरह के जो व्यक्ति थे उनको ही दिया गया था, कुछ लोगों को ही राइट टू वोट था अमेरिका में। इन द 19th सेंचुरी में स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी वर्ल्ड, 19th सेंचुरी में जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए ऑफन सेंटर्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए सेंट्रलाइज हो गया कि पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को राइट टू वोट मिले, फ्रीडम मिले एंड जस्टिस मिले। वन मेजर जो डिमांड थी वॉज अ राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन। एक में मेजर पॉलिटिकल राइट की जो डिमांड थी कि हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट मिले। मैनी यूरोपियन कंट्रीज जो थे उस समय यूरोप के देश, दे वेर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल टू वोट। और वो सभी यूरोपियन कंट्री जो बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे, प्रजातांत्रिक, डिड नॉट इनिशियली, शुरुआत के दिनों में हमने ये देखा कि वो अपने पीपल्स को राइट टू वोट का अधिकार नहीं देते थे। इन सम कंट्रीज में ओनली पीपल ओइंग प्रॉपर्टी, कुछ देशों में तो उनको ही वोट देने का अधिकार था जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, या ज़्यादा संपत्ति जिसके पास थी, जो रिच लोग थे वही राइट टू वोट कर सकते थे। ऑफन वुमेन, अक्सर महिलाएं जो थी उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द ब्लैक ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज राइट टू वोट अंटिल 1965। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, जो ब्लैक थे पूरे देश में, जो काले लोग थे, कुड नॉट एक्सरसाइज राइट टू वोट, उन्हें काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था 1965 तक। दो स्ट्रगलिंग, और वो लोग जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वांटेड दिस राइट, वो चाहते थे कि उन्हें ये राइट मिले, ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट, सार्वभौमिक तरीके से सभी एडल्ट लोगों को अमेरिका में राइट टू वोट मिले चाहते थे। मैन और वुमेन, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे वो। और रिच हो या पुअर हो, वाइट हो या ब्लैक हो। अब वहाँ पर शायद ऐसा भी हो सकता था कि जो रिच है वो ब्लैक है और ब्लैक पुअर है तो वो वोट नहीं कर सकता था। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, और यूनिवर्सल सफरेजी। द बॉक्स हियर टेल अस व्हेन यूनिवर्सल सफरेजी वाज ग्रांटेड इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में हम देखते हैं बहुत सारी जगह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, वोट देने का अधिकार। When was यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर हम देखें कहाँ पे दिया गया था, When was यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड, 1893 में न्यूजीलैंड संसार का वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बना जिसने अपने देश के नागरिकों को
एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया, यानी सभी लोगों को वोट देने के अधिकार दिए गए। उसके बाद रशिया ने दिया 17 में, फिर जर्मनी ने 18 में, इस तरीके से ब्रिटेन, श्रीलंका, टर्की, फ्रांस, जापान, इंडिया, अर्जेंटीना। इंडिया ने कब दिया था? 1950 में, जब भारत आज़ादी के बाद 47 के बाद 50 में सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट राइट्स मिला। इंडिया को कितने बाद में मिला? फिर मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में 1965 में, 1965 तक तो वहाँ ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, जैसा हमने पढ़ा। फिर स्पेन है, साउथ अफ्रीका में 1994 में वोट देने का अधिकार मिला। नेल्सन मंडेला ने इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक किताब लिखी गई उनके द्वारा, लंबा संघर्ष करना पड़ा उन्हें इसके लिए। इन द सेम वे as you can see by 1900 तक न्यूजीलैंड was only country where every adult has voting right। न्यूजीलैंड 1900 तक न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश बना जहां एडल्ट लोगों को वोटिंग राइट थे, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, रिच हो या पुअर हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, मेल या फीमेल हो, इन सभी लोगों को वोट देने के राइट दिए गए थे न्यूजीलैंड में। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप, यदि आप मैप में जाएं, यू कैन सी मैनी अदर कंट्री आज मार्क एट डेमोक्रेटिक रूप में मार्क्ड किए गए थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी तक दीज कंट्रीज हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो चुनी जाती थी ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल के द्वारा चूज की जाती थी। मोस्टली मैन हैड ग्रांटेड, मोस्टली हम देखते हैं इन देशों में जो डेमोक्रेटिक तो हो चुके थे, लेकिन इन देशों में जो मैन थे उनको ही, मेल लोगों को ही वोट देने के राइट थे। पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई थी। सब मेजर्स अर्ली डेमोक्रेटिक वेर एस्टेब्लिश इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका जो था उनमें कह रहे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश तो हो चुकी थी यूरोप में, लेकिन हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में वहाँ उतने राइट्स नहीं थे। एंड ऑफ कॉलोनाइलिज्म, अगर हम बात करें कॉलोनियलिज्म, फॉर ए लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका इज कॉलोनीज। लॉन्ग टाइम तक हम देखें कुछ देश जो थे एशिया और अफ्रीका की, अगर हम बात करें उन देशों में कॉलोनियाँ, बस्तियाँ बसी हुई थी। किसके कंट्रोल में? यूरोपियन नेशन के अंदर। यूरोपियन नेशनों ने अपनी जो बस्तियाँ थी, कॉलोनियाँ थी, वो इन देशों में बसाई थी। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्री, और जो लोग थे कॉलोनाइज कंट्री के, हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस, और इन लोगों को इन कॉलोनीज से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर, दे नॉट ओनली, वो ना केवल गेट रीड यानी छुटकारा पाना चाहते थे देयर कॉलोनियल मास्टर से, बट ऑल्सो विशेष टू चूज देयर फ्यूचर लीडर, बल्कि अपने देश के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक नेता भी चुनना चाहते थे। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज, हमारा देश भी इन फ्यू कॉलोनीज, कुछ बस्तियां जहाँ दुनिया के और देशों में जहाँ बस्तियां बसी थी यूरोपियन देशों की, हमारा देश भी उनमें से एक था, जहाँ पर वेयर पीपल कैरीड अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल, जहाँ लोगों ने क्या किया, एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल चलाया, यानी कि एक राष्ट्रवादी संघर्ष चला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट। इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, और एक इंडिया में एक ऐसा लीडर चाहते थे जो इंडिया को क्या कर सके, इंडिया में रूल कर सके। लिबरेट द कंट्री, इंडिपेंडेंस चाहते थे एक देश की फ्रॉम द कॉलोनियल रूल से, ये जो कॉलोनियल रूल था उसकी गुलामी से आज़ादी चाहते थे। मैनी ऑफ दिस कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसीज, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो डेमोक्रेटिक बन गई इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद लगभग 1945 तक बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक बन गए। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, उनमें से इंडिया जो था इनने इंडिपेंडेंस 1947 में गेन की। एंड एम्बार्क ऑन इट जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम ए सब्जेक्ट कंट्री टू एन डेमोक्रेसी। अगर हम देखें ये जो जर्नी है तो ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट कंट्री टू, सब्जेक्ट कंट्री मतलब जहाँ प्रजा होती है जिस देश में, सब्जेक्ट कंट्री से टू डेमोक्रेटिक में बन गया। इट कंटिन्यूज टू बी अ डेमोक्रेसी। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज जो थी, बस्तियाँ, उनके हैड नॉट सच ए गुड एक्सपीरियंस, डिड नॉट हैव, उनके पास कोई अच्छा सा अनुभव नहीं था। द केस ऑफ घाना की अगर हम बात करें, घाना एक अफ्रीका का कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीका का, इलास्ट्रेट द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस जो है फॉर्मर कॉलोनी। घाना यूज टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी, घाना ने क्या किया, एक ब्रिटिश कॉलोनी इस्टेब्लिश की गोल्ड कोस्ट के नाम से। इट बिकेम इंडिपेंडेंट, 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ।
इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका का ये फर्स्ट कंट्री था जिसने इंडिपेंडेंस गेन की। एशिया का था आई थिंक इंडोनेशिया पहला कंट्री था जिसने 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक सबसे फर्स्ट में इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी। 47 में इंडिया ने करी थी। इन इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्री को इंस्पायर्ड किया टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वहाँ में नकुरमा जो प्रोनाउंस है इनक्रूमा के नाम से। सन ऑफ किसका बेटा था ये? एक गोल्ड स्मिथ का बेटा था ये, सुनार का। एंड हिमसेल्फ ए टीचर, और एक टीचर था। वॉज एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इस देश के स्ट्रगल के लिए इसने काम किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, जो निक्रूमा था बी केम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बन गया? पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिपेंडेंस बनने के बाद देश के। एंड देन द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो प्रेसिडेंट भी बन गया घाना का। ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू का फ्रेंड था। एंड इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका, एक इंस्पिरेशन प्रेरणादायक था डेमोक्रेट्स कंट्री के लिए अफ्रीका में। बट अनलाइक नेहरू, लेकिन नेहरू की तरह ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ही गॉट अपने आप को क्या किया? इलेक्टेड किया उसने प्रेसिडेंट लाइफ के लिए। सून आफ्टर इन 1966 ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। लेकिन कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि उसको क्या कर दिया गया, जहाँ वो इलेक्ट हुआ था डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के वोट देने से, लेकिन इसको ओवरथ्रोन, इसको हटा दिया गया गद्दी से मिलिट्री के द्वारा। लाइक घाना की तरह मोस्ट ऑफ द कंट्री जो हैं जो डेमोक्रेटिक तो बनी, लेकिन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैड ए मिक्स्ड रिकॉर्ड, उनका एक मिला जुला रिकॉर्ड रहा है। इंडिपेंडेंस गेन किया उन्होंने और डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश हुई वहाँ पे। लेकिन डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश होने के बाद बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर आइदर किसी आर्मी कूप ने, आइदर किसी अदर पार्टीज ने कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, षड्यंत्र द्वारा उसको ओवरथ्रोन कर दिया। दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक फॉर लॉन्ग, इसका मतलब है कि उन देशों में बहुत लंबे समय तक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। द नेक्स्ट बिग पुश अगर हम देखें डेमोक्रेसी में टूवर्ड्स द केम आफ्टर 1980 में, एज डेमोक्रेसी वाज रिवाइव, जैसे कि डेमोक्रेसी जो थी रिवाइव इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, कई सारे देशों में लैटिन अमेरिका के। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जो डिसइंटीग्रेशन जो था सोवियत यूनियन का, एक्सेलरेट द प्रोसेस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड। अगर हम पोलैंड की कहानी पढ़ें, सोवियत यूनियन में भी हम जो रशिया के नाम से जाना जाता है आजकल, उसमें डिसइंटीग्रेशन चल रहा था, एकीकरण नहीं था। अगर हम देखें इस प्रोसेस में पोलैंड की जो कहानी हमने पढ़ी, वी नो दैट द सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था। हमें याद होगा कि रशिया के कंट्रोल के पोलैंड की जो सरकार थी वो काम करती थी, हमने पढ़ा था ऐसा। मैनी ऑफ इट्स नेबरिंग जो थे, उसके जो पड़ोसी कम्युनिस्ट कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप में, पोलैंड और अन्य देश भी उसके अंडर काम करते थे। केवल पोलैंड ही नहीं करता था रशिया के अंडर काम, सोवियत यूनियन के अंडर काम। अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन देशों की गवर्नमेंट भी इसके सोवियत यूनियन के इशारों पर चलती थी। पोलैंड एंड सेवरल कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन। पोलैंड और उसके भी अदर जो कंट्रीज थे नेबरिंग, वो आखिरकार फ्री हो गए सोवियत यूनियन के कंट्रोल से 1989-1990 के टाइम पर। दे चूज टू बिकम ए डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी को चुनना कबूल किया। फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन, और फाइनली इस तरह से सोवियत यूनियन लास्ट में खुद ही टूट गया, खुद ही इस देश के हिस्से हो गए। सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 रिपब्लिक, 15 देश टूट के इससे अलग हुए, रिपब्लिक बने। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक इमर्ज एंड इंडिपेंडेंट कंट्री बने जो कभी रिपब्लिक थे। मोस्ट ऑफ देम बिकम डेमोक्रेटिक, इसमें से बहुत सारे लोग देश जो है डेमोक्रेटिक बने। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल, इस तरीके से सोवियत यूनियन में इस तरीके से होने से बिग चेंजेस आए पॉलिटिकल मैप में संसार के। इन दिस पीरियड अगर हम देखें, मेजर जो चेंजेस थे ऑल्सो टुक प्लेस, कई सारे बदलाव आए इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों में भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल, इन कंट्रीज में भी आर्मी रूल से डेमोक्रेसी की और बड़े 1990 में। इन नेपाल में अगर हम बात करें 1990s में भी, वहाँ पर द किंग गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर टू बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च।
नेपाल में भी जो राजा था, राजा ने क्या किया, गेव अप, कई सारी शक्तियाँ छोड़ दी, गेव अप कर दी, एंड मैनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम, और बहुत सारी जो पावर थी बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में रख, संवैधानिक जो राजतंत्र था उसमें रख दी, टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर, यानी कि जो नेता चुन के पीपल भेजते थे उनको दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के तहत इलेक्टेड लीडर्स को पावर दे दी गई। हाउएवर दिस चेंजेस वेर नॉट परमानेंट, हालांकि जो बदलाव थे परमानेंट नहीं थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ जो था पाकिस्तान का आर्मी जनरल, ब्रॉड बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान, दोबारा से आर्मी रूल ले आया पाकिस्तान में इन 2005 में अगर हम बात करें। और 1999 में अगर हम परवेज मुशर्रफ की बात करें, इसी के टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। इन 2005 में जो न्यू किंग ऑफ नेपाल था, जो नया राजा बना, क्योंकि वहाँ जो वीर वीरेंद्र शाह था 2001 में इसकी क्या की थी, हत्या कर दी गई थी पूरी रॉयल फैमिली की, तो इसके कजिन को, नियम के अनुसार इसके कजिन को, ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया। तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था ज्ञानेंद्र। तो 2005 में जब 2001 में ही ये राजा बन गया था ज्ञानेंद्र, तो इसने क्या किया, जैसे आफ्टर बिकमिंग किंग इन नेपाल, उसने सारी जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में जो लीडर थे पॉलिटिकल, उनकी पावर जो थी, जो वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी पावर क्या कर दी, कम कर दी। और प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट थी उसको डिसमिस कर दिया। तो वहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे वो प्रोटेस्ट करने लगे किंग के अगेंस्ट, की इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो कुछ पावर दी गए लीडर को उसको कम नहीं कर सकते हैं। पर नेपाल ने क्या किया, डिसमिस कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को। 2005 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो पीपल ने चुन के भेजा था प्राइम मिनिस्टर, उसको डिसमिस कर दिया वहाँ पार्लियामेंट में। एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम, और जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी दैट पीपल हैड वोन इन प्रिय, और इस तरीके से स्ट्रगल चला वहाँ पे 2-3 साल। और टुक बैक, गवर्नमेंट ने जो इस तरह से डिसमिस किया था गवर्नमेंट को, दोबारा से टुक बैक लेना पड़ा, पॉलिटिकल फ्रीडम मिली वहाँ। और पीपल हैड वोट इन द प्रीवियस डिकेड, और प्रीवियस डिकेड्स में कुछ शताब्दियों में नेपाल में फाइनली डेमोक्रेसी रिस्टेब्लिश हो गई। बट इन 2008 में अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बिकेम डेमोक्रेटिक अगेन, वो डेमोक्रेटिक बन गया अगेन 1999 में। तो दोबारा से आर्मी रूल के अगेंस्ट के उसमें फेवर में चला गया था। कि उसके बाद 2008 में दोबारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक बना, एंड नेपाल इमर्ज, और नेपाल भी 2008 में वो भी डेमोक्रेटिक हो गया था। और राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी, जो ज्ञानेंद्र था फाइनली उसने अपना महल त्याग दिया और वो पूर्ण रूप से नेपाल डेमोक्रेटिक बन गया। आज की डेट में वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, और वहाँ की प्रेसिडेंट आजकल है विद्या देवी भंडारी, जो 2 बार बन चुकी है वहाँ प्रेसिडेंट। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी है वो। इससे पहले वहाँ रामबरन यादव फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो डेमोक्रेटिक बनने के बाद। उसके बाद विद्या देवी भंडारी दो टेनर से, यानी कि 5-5 साल लगाते हैं, 10 सालों से वही है वहाँ पे। इमर्ज एट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिजिंग द मोनार्ची, एबोलिज करने के बाद मोनार्ची, नेपाल फाइनली क्या बना, डेमोक्रेटिक बना। ये दैट ओवरऑल ट्रेंड्स इन दिस पीरियड्स में हम देखें पॉइंट्स मोर एंड मोर कंट्री वेल, ज़्यादा से ज़्यादा देश हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। द फेस स्टिल कंटिन्यू बाय 2016 तक देखें अगर हम इसका फेस, अबाउट 140 कंट्री जो थे होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते। मल्टी पार्टी मतलब एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री बने दुनिया के देश जहाँ पर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ थी। दिस नंबर वर हायर देन इवन बिफोर, ये जो नंबर था इससे पहले से कई ज़्यादा था। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैव मेड सिग्निफिकेंटली एडवांस थे टुवर्ड्स डेमोक्रेसी गेम सिंस 1980 तक। बट इवन टुडे अगर हम देखें देयर आर मैनी कंट्रीज, आज हम देखें ऐसे बहुत सारे देश हैं विच कैन नॉट एक्सप्रेस, जो जहाँ पर जो पीपल हैं अपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जहाँ लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ मीडिया जो है, जो न्यूज़पेपर्स हैं 4th कॉलम माना जाता है डेमोक्रेसी का, वहाँ उनको फ्रीडम नहीं होती है, राइट टू स्पीच नहीं है बहुत सारे कंट्रीज में लोगों को। दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर, कहने के लिए डेमोक्रेटिक हैं या नहीं भी, लेकिन आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स अपने लीडर को चुन नहीं सकते हैं।
लेकिन अगर इंडिया की बात करें, यहाँ लीडर चुनते थोड़ी हैं हम लीडर, बल्कि वोटर्स को खरीद लेते हैं यहाँ। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन। आज भी हम देखते हैं कि बिग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और लीडर्स को इलेक्ट करने की फ्रीडम नहीं है। कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बड़े डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पीपल्स को इस तरह की राइट्स नहीं दी हैं। ऑन सच कंट्रीज म्यांमार, उसमें से एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है म्यांमार। पहले इसका नाम वर्मा था, प्रीवियसली नोन एज बर्मा के नाम से जाना जाता था। इट गेन फ्रीडम फ्रॉम, इसको कॉलोनियल रूल से कब, ब्रिटिश रूल से कब मिली थी आज़ादी? 1948 में। एंड बिकेम डेमोक्रेटिक बन गया। बट द डेमोक्रेटिक रूल जो थे यहाँ पर, डेमोक्रेटिक बनने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय तक ही रिस्टोर कर पाई डेमोक्रेसी ये देश। उसके बाद 1962 में इसमें किस में चला गया है रूल? मिलिट्री कूप, यानी एक आर्मी के कूप ने, जैसा कि हमने चिली में पढ़ा था, सेल्वाडोर एलेंडी और अगस्टो पिनोचेट ने वहाँ मिलिट्री कूप ने शासन किया था सेल्वाडोर एलेंडी को हटा के। ऐसा ही कुछ म्यांमार में भी हुआ, वहाँ मिलिट्री कूप ने रूल कर दिया था। इन 1990 में जब इलेक्शंस कराए गए, वर हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यहाँ पर इलेक्शन हुई आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर, लगभग 30 साल के बाद जब यहाँ पर इलेक्शन हुई है। 62 में तो ख़त्म कर दिया था, मिलिट्री कूप ने शासन किया, लेकिन 1990 में जब यहाँ इलेक्शन कराए गए पहली बार 30 साल के बाद, तो जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, एक पार्टी थी वहाँ पर NLD करके, लेड बाय आंग सांग सू की। इसकी जो नेता थी वो थी आंग सांग सू की। वो काफ़ी फेमस लीडर रही हैं, पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। वोन द इलेक्शन, अब जब 1990 में इलेक्शन हुए थे, आंग सांग सू की जो थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रही थी, और इसने क्या किया, 1990 में इलेक्शन लड़ा और ये जीत गई इनकी पार्टी। बट द मिलिट्री लीडर, लेकिन जो म्यांमार का मिलिट्री लीडर था उसने रिफ्यूज कर दिया, स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। वो जीत तो गई थी, लेकिन ये इतना चालाक था आर्मी कूप, इसने इलेक्शन के रिजल्ट को ही डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इसे पहले से आभास हो गया था कि वो आंग सान सू की जीत चुकी है। इंस्टेड, इसके बजाय द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर, इसके बजाय उसने, जो मिलिट्री ने क्या किया, पुट जो इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स थे इंक्लूडिंग सू की के साथ अंडर हाउस अरेस्ट, बल्कि उसको घर में ही आंग सान सू की को अपने सैनिकों से इनको नज़रबंद करने के आदेश दे दी। यानी ये घर में ही नज़रबंद हो गई, घर में ही एक जेल की तरह रहने लगी, वो कहीं इसको आने जाने की परमिशन नहीं थी। हैज़ बीन जेल्ड एनीवन कॉट पब्लिकली राइजिंग व्यू ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट। एनीवन, कोई भी जो था कॉट, उसे पकड़ लिया जाता था, पब्लिकली अराइंग व्यू जो अपने विचार देता था, इशूइंग स्टेटमेंट देता था, क्रिटिकल ऑफ रिजाइम कैन बी सेंटेंस अप टू 20 ईयर्स, लगभग 20 साल उसे जेल में रहना पड़ता था जो कोई ऐसे अगेंस्ट बोलता था। ड्यू टू द कोर्सिव पॉलिसी जो थी मिलिट्री रूल्ड की, गवर्नमेंट इन म्यांमार में अबाउट 6 to 10 लाख पीपल, अगर हम देखें गवर्नमेंट की इस तरह पॉलिसी से 6 से 10 लाख लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़ना पड़ा और कहीं दूसरे देश में आसरा ढूंढना पड़ा, शेल्टर एल्सवेयर, डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट। अगर हम बात करें, अंडर हाउस अरेस्ट रहने के बाद भी सू की ने कंटिन्यू रखा कैंपेन, डेमोक्रेसी के लिए अभियान जारी रखा। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अकॉर्डिंग वो जो कहती थी, द क्वेस्ट कहते हैं प्यास को, जो डेमोक्रेसी के लिए उनकी प्यास थी बर्मा में, इज द स्ट्रगल ऑफ द पीपल। ये क्या थी, लोगों का संघर्ष था, लोग उसे शक्ति दे रहे थे टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ, जिसमें क्या था, बर्मा इज डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेसी के लिए प्यास है बर्मा में, वो तो लोगों का क्या है, संघर्ष है, जो क्या एक साथ रहने की वो प्रेरणा देता है। लिव होल मीनिंगफुल लिव्स एज फ्री, जिसमें लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इक्वल मेंबर्स, पूरे संसार की वर्ल्ड कम्युनिटी की तरह इक्वल मेंबर के रूप में रहना चाहते हैं। हर स्ट्रगल, उसके स्ट्रगल ने हैज वन इंटरनेशनल रिकॉग्निजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी उसे कि कोई लेडी है जो नज़रबंद होते हुए भी म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रही है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस ओर गया।
पूरी दुनिया में वो पॉपुलर हुई। शी बिकेम द पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। शी हैज ऑल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। उसको नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। फाइनली अंडर हर लीडरशिप, और फाइनली उसकी लीडरशिप में एनएलडी थी पार्टी, फॉट हिस्टोरिक 2015 के इलेक्शन लड़ा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गई। और म्यांमार में ये नियम है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के बच्चे किसी अदर कंट्री के सिटीजन है तो उस देश में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ये ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि म्यांमार में जो आंग सान सूकी के बच्चे हैं वो अमेरिका के सिटीजन हैं। तो इस नियम के तहत म्यांमार में वो प्रेसिडेंट बनने से रह गई और फाइनली उसने अपने एक विश्वास पात्र को म्यांमार का प्रेसिडेंट बनाया जो उसी पार्टी में था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेटर रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करें अगर हम, दैट केम अप इन ए कन्वर्सेशन दज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अगर उनकी इंक्रीज बढ़ते हैं वो संसार में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली लेड टू डेमोक्रेटिक रिलेशंस, एक दूसरी कंट्रीज के साथ उसके रिलेशंस इंप्रूव होंगे। बिफोर वी डू डैट लेट अस थिंक, ऐसा करने से पहले लेट अस थिंक ये सोचते हैं अबाउट द पॉइंट्स, उस पॉइंट्स की ओर हम फोकस करेंगे। रेज बाय सरेंडर दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सो ऑन, बट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हर देश की तो गवर्नमेंट है, अपने अपने देशों में देश की गवर्नमेंट, लेकिन संसार की कोई गवर्नमेंट नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसा रूल पास नहीं करती जो पूरे संसार के लोगों के लिए क्या हो, पास किया जाए। मान लो एक देश की, अमेरिका की गवर्नमेंट कोई रूल पास कर दे और वो पूरी दुनिया के देशों के लोगों में वो रूल अप्लाई हो, ऐसा कैसा होगा? ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड, इफ देयर इज नो सच गवर्नमेंट, यदि ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट, इफ देयर आर नो रूल्स एंड रूल्ड, ऐसा कोई रूलर नहीं है और कोई रूल नहीं है, हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, हम दो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं इधर? देयर दीज टू फीचर्स यूड रिकॉल वेयर द रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर होते हैं बेसिकली हम देखते हैं कि वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। एंड पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और लोगों के पास क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए उनके पास। वाइल सरेंडर इज राइट, सिंपल सेंस वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट राइज, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन यहाँ नहीं पैदा होगा। देयर इज नो सिंगल वर्ड गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की कोई सिंगल वर्ड गवर्नमेंट नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, संसार में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं डैट परफॉर्म पार्शियली द फंक्शन ऑफ सच गवर्नमेंट, बल्कि बहुत सारी गवर्नमेंट की फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे संसार में ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्री, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? कंट्री में कमांड नहीं है, सिटीजन में नहीं है। इन ए वे गवर्नमेंट कैन, बट जैसे कि गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंट की होती है, बट दे डू मेक रूल्स, लेकिन वो रूल्स बनाते हैं। दे पुट लिमिट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, वो लिमिट्स होती हैं उनकी जो गवर्नमेंट करती है, इसके लिए उनकी लिमिट्स होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की। कंसीडर दीज पॉइंट्स, हु मेक लॉ एंड रूल्स टू गवर्न द सीट्स दैट डू नॉट फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी वन कंट्री, कौन कानून बनाता है, रूल्स नियम बनाता है, गवर्न रूल करने के लिए, द सीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द बाउंड्री, जो बाउंड्री में तक सीमित नहीं है एक देश के, और हु टेक स्टेप टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो पर्यावरण का हानि हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसमें स्टेप लेने के लिए कौन कानून बनाता है? दैट थ्रीटन, जिससे क्या होगा? पूरी दुनिया जो है कंट्री साथ आती है, उनको मिलके काम करना है। यूनाइटेड नेशन, वो है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, जिसे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन हैव इन्वॉल्व मैनी कन्वेंशन ऑन दिस क्वेश्चन, देयर आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट, दे आर नाउ बाइंडिंग
वो सभी देशों को बाइंडिंग कर रहे हैं एक सूत्र में ऑफ द वर्ल्ड। यूएन इज ए ग्लोबल एसोसिएशन है, एक वैश्विक संगठन हम कह सकते हैं, ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प, जो जिसमें सभी नेशन जो वर्ल्ड के हैं कॉपरेशंस से मदद करते हैं, इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं, सिक्योरिटीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड सोशल इक्विटी, एक सामाजिक समानता है। यूनियन सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। व्हाट हैपन व्हेन ए कंट्री अटैक अनदर कंट्री, क्या होता है जब एक कंट्री क्या करता है अनदर कंट्री को क्या करता है अटैक करता है इन अनजस्ट मैनर, गलत तरीके से, अनजस्ट तरीके से दूसरे देश पर अगर एक देश अटैक करता है तो क्या होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एन ऑर्गन ऑफ यूएन इज रिस्पॉन्सिबल, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ऑर्गन्स, यूएन इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, वो मेंटेन करेगा पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द कंट्रीज में। इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी, एक इंटरनेशनल आर्मी को साथ लेगा एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डो, जो गलत है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर कोई गलत करता है। इफ एनी कंट्री इज डूइंग रॉन्ग विद द अनदर कंट्री एंड अटैकिंग एंड जस्ट किलिंग द पीपल, लोगों को मार रहा है, तो इस कंडीशन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पीस क्रिएट करे वर्ल्ड में। आर दी डिसीजन डेमोक्रेटिक कह रहा है ये, जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे जो परफॉर्म करते हैं व्हाट गवर्नमेंट वुड परफॉर्म, बट वी नीड नो जस्ट डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर द यार्डस्टिक इज वेदर ईच ऑफ द कंट्री एज फ्री एंड इक्वल, डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं वो, दैट अफेक्ट दैम द लाइट अस द एग्जामाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ दीज वर्ल्ड बॉडीज। अगर हम देखें आइए एग्जामाइन करते हैं हम इन ऑर्गेनाइजेशंस पर जो सम ऑफ दीज वर्ल्ड बॉडीज हैं। एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर स्टेट ऑन 1 सितंबर 2012 तक जो यूएन था यूएनओ जनरल असेंबली उसमें 193 मेंबर बन चुके थे 2012 तक वर्ल्ड के। इट मीट्स इन रेगुलर ईयर, ये क्या करते हैं रेगुलर ईयर में इनकी मीटिंग सेशंस होती है। अंडर ए प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट चुना जाता है इसका, फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं मेंबर जो कंट्रीज के। जनरल असेंबली इज लाइक पार्लियामेंट, जो जनरल असेंबली है यूएनओ की वो पार्लियामेंट जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है, हर देश की पार्लियामेंट है, ये पूरे संसार की पार्लियामेंट मानी जाती है जनरल असेंबली। वेयर ऑल द डिस्कशन टेक प्लेस, यहाँ पर सभी डिस्कशन लिए जाते हैं। इन दैट सेंस द यूएन वुड अपीयर टू बी ए वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, but the General Assembly cannot take any decision about what action should be taken in a conflict between different countries। अगर दो देशों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी है किसी मैटर को लेके, जनरल असेंबली ये डिसीजन नहीं लेता है कि उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए किसी कंट्री के अगेंस्ट। द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, इसमें जो 15 मेंबर हैं उसमें से जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। यूएन टेक सच क्रूशियल डिसीजन, ऐसे निर्णायक डिसीजन लेता है यूएन। द काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन के। यूएस है जिसमें रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है। 10 अदर मेंबर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, इसमें 10 जो हैं अदर मेंबर जो हैं इलेक्ट जनरल असेंबली के द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कभी कभी इंडिया भी चुना जाता है, कभी पाकिस्तान भी चुना जाता है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं वो क्या होता है टेम्परेरी होते हैं। रियल पावर जो है वो विद इन 5 परमानेंट मेंबर के हाथों में। द परमानेंट मेंबर स्पेशली यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी, जो ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स में स्पेशली जो ज़्यादा पावर दिखाता है यूएस है, कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूएन, क्योंकि जो यूएन है यूएन के मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जिसमें अमेरिका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ईच परमानेंट मेंबर की अगर हम बात करें हैज़ वीटो पावर, वीटो पावर कहते हैं यदि किसी कंट्रीज के कंट्रोवर्शियल मैटर पर या किसी रूल्स पर कोई डिसीजन लेना है तो हो सकता है इन 5 मेंबर में से कोई कंट्री वीटो लगा दे, यानी कि अपनी असहमति जता दे, सहमति ना जताए तो उसको वीटो पावर बोलते हैं। या ऐसा वो उस मेंबर काउंसिल की मीटिंग्स में भाग न लेकर भी कर सकता है,
इट मीन्स दैट काउंसिल कैन नॉट टेक डिसीजन। इसका अर्थ है कि जो काउंसिल है डिसीजन नहीं ले सकती एनी परमानेंट मेंबर से नो टू दैट डिसीजन। यदि कोई परमानेंट मेंबर, कोई कंट्री जो है, जो परमानेंट मेंबर है इस यूएन का, वो वीटो लगा दे किसी रूल पर, किसी लॉ पर, या किसी कंट्री के फेवर में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है या अगेंस्ट लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि इन 5 परमानेंट मेंबर से कोई कंट्री वीटो लगा दे, यानी असहमति जता दे कि वो सहमत नहीं है। इट मीन्स दैट काउंसिल कैन नॉट टेक, इसका अर्थ है कि काउंसिल अकेले डिसीजन नहीं ले सकती परमानेंट मेंबर्स अगर कोई नो कहता है किसी डिसीजन पर। दिस सिस्टम हैज लेड मोर एंड मोर पीपल एंड कंट्री टू प्रोटेस्ट। इससे क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, कंट्री हैं, टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड दैट यूएन बिकम, जो यूएन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मेंबर्स बने, परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जाए। 5 ही मेंबर हैं यहाँ पर परमानेंट, और 10 मेंबर तो टेम्प्रेरी 2 ईयर्स के लिए, टोटल मिला के 15 जो मेंबरशिप है, 15 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो वीटो पावर है वो 5 ही कंट्रीज के पास है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर हम बात करें, IMF, ये भी एक सबसे बड़ा मनी लेंडर्स है कंट्री का इन द वर्ल्ड में, संसार में। एक साहूकार कह सकते हैं जहाँ से हम पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इस 189 मेंबर हैं आज की डेट में। ऑन 12 अप्रैल 2016 तक इसके 189 मेंबर हैं। डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट, और सभी के इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं हैं। द वोट ऑफ ईच कंट्री, जो हर कंट्री का वोट है, इज वेट बाई हाउ मच मनी इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड। वो ये देखा जाता है कि IMF के लिए कौन कितना मनी कंट्रीब्यूट करता है। मोर देन 40% ऑफ वोटिंग पावर, 40% से ज़्यादा जो वोटिंग पावर है इन द IMF इज इन द हैंड ऑफ ओनली 7 कंट्री। लगभग 7 देशों के पास ही ये 40% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। वो 7 देश हैं, US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली और कनाडा। रिमेनिंग 182 कंट्रीज जो हैं, वेरी लिटिल से इन हाउ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन। बहुत ही कम इनका शेयरमैन रहता है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितना उनका पावर रहती है या इन्वॉल्वमेंट रहता है। ज़्यादा फाइनेंस नहीं कर पाते हैं ये देश वर्ल्ड बैंक में। द वर्ल्ड बैंक है सिमिलर सिस्टम, और वर्ल्ड बैंक में भी ऐसे सिमिलर सिस्टम है वोटिंग का। प्रेसिडेंट ऑफ जो वर्ल्ड बैंक होता है वो हमेशा से अमेरिका का सिटीजन होता है, कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर के। US गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा चूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। और हालांकि वर्ल्ड बैंक दुनिया में सभी देशों के लिए काम करती है, लेकिन जो उसका प्रेसिडेंट है वो केवल अमेरिकन सिटीजन ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, दुनिया में जो इंटरनेशनल फाइनेंस करती हैं वो सारी पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन वो अमेरिका में ही है। कंपेयर करें अगर दीज टू काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को, अगर हम प्रैक्टिसेस को दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, व्हाट वुड यू से अबाउट ए कंट्री, उस देश के बारे में हम क्या कहेंगे। वह सम पर्सन हैव द परमानेंट पोजीशन इन द मिनिस्ट्री, जहाँ पर कुछ मेंबर्स को, कुछ पर्सन्स को परमानेंट पोजीशन मिल जाए, वो हमेशा से वही मिनिस्ट्री में अगर वो मिनिस्टर बने रहे कैबिनेट में, तो क्या होगा। हैव द पावर टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ इंटायर पार्लियामेंट, क्या उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जो पूरी पार्लियामेंट है उसमें डिसीजन को वो स्टॉप कर सकें, रोक सकें। और पार्लियामेंट वेयर 5% ऑफ द मेंबर होल्ड ए मेजोरिटी, जबकि हम देखते हैं जो पार्लियामेंट है जनरल असेंबली, उसमें केवल 5% ऑफ मेंबर, केवल 5% ही मेंबरों को मेजोरिटी मिले वोट देने के लिए, वोट मेजोरिटी रखते हो। वुड यू कॉल दिस डेमोक्रेटिक, क्या हम पूरे संसार में इसको डेमोक्रेटिक बोलेंगे, जहाँ दुनिया में जनरल असेंबली जो UN है वहाँ पर केवल 5 ही देश हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है फेल टू पास द सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो असफल हो गए हैं डेमोक्रेसी का टेस्ट पास करने के लिए। सिंपल सा टेस्ट भी दैट वी यूज फॉर नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो हम देखते हैं। इफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेटिक, यदि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, आर दे एट लीस्ट बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक देन बिफोर। हियर टू द एविडेंस इज नॉट वेरी इनकरेजिंग, यहाँ पर जो एविडेंस है वो क्या है, इनकरेज नहीं कर रहे हैं। इन फैक्ट वाइल नेशन आर बिकमिंग, जो नेशन है आज बहुत डेमोक्रेटिक दिख रहे हैं, देन वी
दे वर अर्लियर, जितना पहले नहीं थे डेमोक्रेटिक उतना डेमोक्रेटिक दिख रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमने यूएनओ देखा, आईएमएफ देखा, वर्ल्ड बैंक देखा, ये लेस डेमोक्रेटिक हैं। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, देयर वर टू बिग पावर, दो बड़ी शक्तियां थी पूरे संसार में, महाशक्ति जिसे बोलते थे, वो था यूएस और सोवियत यूनियन। द कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट जो था, इनमें जो कंपटीशन था और जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन टू बिग पावर्स में, एंड देयर एलाइज जो थे केप्ट ए सर्टेन बैलेंस। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के चलते थे इन महाशक्ति जो देश थे, जो भी इनमें कंट्रोवर्सी थी या कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी इनमें प्रॉब्लम्स थी, उसमें एक बैलेंस बना के रखते थे। आफ्टर द कोलैप्स, पर जैसे ही जो सोवियत यूनियन या रशिया का कोलैप्स हो गया, द यूएस अपीयर टू बी द ओनली सुपर पावर। जो यूएस था वही क्या बना, सुपर पावर बना संसार में। जिस अमेरिकन डोमिनेंस बल और अमेरिका के इस डोमिनेंस प्रभाव से इफेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें वर्किंग में, काम करने में इफेक्ट पड़ा दुनिया में। दिस इज नॉट टू से, ये कहना गलत नहीं होगा कि देयर इज नो आर्ग्यू और मोर टू वर्स, ज़्यादा आर्ग्यू हमें अर्ज करने की जरूरत नहीं है। और मोर टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी में अर्ज जो था कम्स फ्रॉम पीपल, वो लोगों से आना चाहिए। हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए टू कम इन टच विथ वन अनदर। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स में हम देखते हैं द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री हैव कम टुगेदर। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा है द पीपल है अलग अलग देशों के, हैव कम टुगेदर, वो एक साथ आए हैं, विदाउट देयर गवर्नमेंट सपोर्ट, बिना उन देशों की गवर्नमेंट के सपोर्ट से दुनिया के कई देशों के जो सिटीजन है वो एक साथ आए हैं। विदाउट देयर गवर्नमेंट सपोर्ट दे हैव फॉर्मड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने अगेंस्ट वॉर, युद्ध के अगेंस्ट एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय फ्यू कंट्री, जो पूरी दुनिया में डोमिनेंस रखते हैं कुछ देशों के द्वारा, जो पूरी दुनिया में प्रभाव रखते हैं। एंड बिजनेस कंपनीज एज इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें विद इन द नेशन, द इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी अमंग नेशन हैज़ कम फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ पीपल। और जो डेमोक्रेसी आती है नेशंस में, वो स्ट्रगल, जब पीपल स्ट्रगल करते हैं उसके द्वारा देखी जाती है। डेमोक्रेटिक प्रमोशंस की बात करें, टेक अ क्लोज लुक एट द टू कार्टून्स। अगर हम दो कार्टून्स को क्लोजली अगर हम देखते हैं, हियर वी आर वाचिंग द कार्टून्स ऑन द एंड ऑन द नेक्स्ट पेजेज में, दिस कार्टून रेज ए फंडामेंटल क्वेश्चन। ये कार्टून एक फंडामेंटल क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू ग्लोबल डेमोक्रेसी के उसमें, कि रिसेंटली मैनी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं अपने वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पावरफुल कंट्रीज जो हैं, क्या उन्होंने ले लिए, ये टास्क लिया है उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रमोशन करने का संसार में। क्या एक पावरफुल कंट्री के द्वारा किसी दूसरे देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सकती है? दे से दैट प्रोपोगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम देखें, इज़ नॉट इनफ। आज हम डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को देखें, वो पर्याप्त तो नहीं है। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवेंस इन कंट्रीज, जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं शुड डायरेक्टली इंटरवेंस, उसको डायरेक्टली इंटरवेंस करना है कंट्रीज में दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दियर, वो क्या करती हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती हैं। इन सम केस में हम देखते हैं पावरफुल कंट्री हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने ये देखा है कि सच केस में जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी आर्मीज को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए आर्मी भेज देती है। लेट अस सी कि आखिर इराक में ऐसा क्या हुआ था। इराक एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया का। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल से 1932 में आज़ाद हो गया। 3 डिकेड्स तक लेटर देयर वेर ए सीरीज ऑफ कूप्स, वहाँ मिलिट्री कूप्स ऑफिसर्स थे, उन्होंने शासन किया। सिंस 1968 इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के द्वारा वहाँ रूल किया गया था, जो अरब की बाथ पार्टी।
सद्दाम हुसैन इस बाथ पार्टी का लीडर था। उसने काफ़ी एक प्लेड अ की रोल निभाया 1968 में कूप दैट ब्रॉड, कूप मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती, इलीगली, फोर्सफुली क्या किया, ब्रॉड अप पार्टी टू बी पावर, सत्ता में आ गई। दिस गवर्नमेंट एबोलिज, इसने क्या किया, एबोलिज कर दिया, रोक लगा दी ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ तो जो थे वहाँ पर इस्लाम के जो कानून थे, एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट, वोट देने का राइट दिया इस्लामिक महिलाओं को, एंड सेवरल फ्रीडम, कई तरह की आज़ादी दी, नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्री, जो अदर वेस्टर्न एशियन कंट्री में अलाउड नहीं थी वुमेन्स को, मुस्लिम कंट्री में उस तरह के राइट्स दे दिए गए इराक में इस पार्टी के द्वारा आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। और जैसे ही 1979 में इराक का प्रेसिडेंट बना सद्दाम, रे ने डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट निभा, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, डिक्टेटर बन गया, एंड सप्रेस्ड, और किस चीज़ों पर सप्रेस कर दिया, डिसेंट और अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी थी उनको सप्रेस्ड किया, कुचला। ही वॉज नोन टू हैव गॉट ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट किल्ड, उसके बाद नोन किसके नाम से जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, कई सारे नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको मारने के लिए, पर्सन ऑफ एथनिक माइनॉरिटी थे, एथनिक माइनॉरिटी जो ग्रुप के थे उनको मैस्क्री, नरसंहार किया उनका। यूएस एंड इट एलाइज लाइक ब्रिटेन, यूएस और इसके जो एलाइज थे ब्रिटेन, एलिज दैट इराक पोजेस सीक्रेट न्यूक्लियर, ये आरोप लगाया, एलिज लगाया कि इराक ने क्या किया, सीक्रेट यानी गुप्त रूप से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जो मास जो वेपन्स बनाए जा रहे थे इराक के द्वारा सद्दाम हुसैन के अंडर, वो एक क्या थे, बहुत ज़्यादा विनाश लेके आ सकते थे, वो हथियार बना रहा था, विच पोज ए बिग थ्रेट, जिससे एक बड़ी चेतावनी मिलती पूरे संसार को, एक बहुत बड़ा खतरा था संसार के लिए। बट व्हेन यूएन टीम, लेकिन जब यूएन की टीम वहाँ पर इराक में गई ऐसे वेपन्स को तलाश करने के लिए जहाँ वो बनाए जा रहे थे, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला, इट डिड नॉट फाइंड एनी, स्टिल द यूएसएन, लेकिन इसके बावजूद यूएस और इसकी एलाइज दे इराक पर इन्वेडेड करते रहे, वो सर्च करते रहे, ऑक्युपाइड इट, ऑक्युपाई किया और रिमूव कर दिया सद्दाम हुसैन फ्रॉम ए पावर। 2003 में आखिर अमेरिका और इसकी एलाइज कंट्री ने 2003 में सद्दाम हुसैन को उसकी पावर से हटा दिया। द यूएस इंस्टॉल एन इंतरिम गवर्नमेंट, यूएस ने वहाँ पर एक अंतरिम यानी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जब तक कि वहाँ के जो इराक के लोग थे अपनी परमानेंट गवर्नमेंट ना चुने। द वॉर अगेंस्ट इराक वॉज नॉट अथराइज, हालांकि जो वॉर था इराक के अगेंस्ट वॉज नॉट अथराइज बाय द यूएन, यूएन के द्वारा अलाउड नहीं किया गया, जिसमें कोफी अन्नान वहाँ के रेजिडेंट थे। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट यूएस वॉर ऑन इराक वॉज इलीगल, जो यूएस ने वहाँ वॉर किया, अपनी सेना भेजी और युद्ध लड़ा गया अमेरिका के द्वारा इराक के साथ, वो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ने इसे इलीगल। जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, इराक रेज सम बेसिक क्वेश्चंस छोड़ता है हमारे लिए, वी नीड टू थिंक अबाउट कि इज दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी, क्या ये कोई सही तरीका है इराक में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का, क्या ऐसा तरीका सही माना जा सकता है। शुड ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेज ए वॉर एंड, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक युद्ध छेड़ना चाहिए एंड इन्वेड अदर कंट्री फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, दूसरे देश में के इंटरनल मैटर पर इंटरफियर करना चाहिए। Should a democratic country interfere in other country to establish a democracy there by forcefully, जबकि illegally यूनियन सेक्रेटरी ने इसे illegally माना। Does external help work in every case, जो external help है हर केस में दिखाई देती थी, और does it work only when the people of nation are actively, और तब ये काम करता है जबकि द पीपल ऑफ नेशन जो है एक्टिवली हैं इंगेज इन स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटी, जबकि उस देश के नागरिक खुद वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल चला रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। इवन इफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन लेड्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, वुड इट लास्ट लॉन्ग, वुड इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ इट्स सिटीजन, क्या वुड इट इंजॉय करेगा, सिटीजन इंजॉय करेंगे वहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन के द्वारा वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की गई है, कब तक चलेगा ऐसा, वुड इट लास्ट लॉन्ग, क्या लंबे समय तक ऐसा चल सकता है, वुड इट इंजॉय द सपोर्ट, क्या वहाँ पर उस देश के सिटीजन का सपोर्ट मिलेगा इस तरह की डेमोक्रेसी को। फाइनली इन द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हम देखें, द गिव डेमोक्रेसी टू पीपल,
क्या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बाहरी शक्ति के द्वारा वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी का गिफ्ट दिया जा सकता है? इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इन क्वेश्चंस को सोचते हुए, इन द लाइट ऑफ ऑल दैट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, जो हमने इसमें पढ़ा, जिसके लिए हमने ये जाना कि संसार के कई देशों में जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, कहीं पर डेमोक्रेसी लंबे समय तक रिस्टोर नहीं हो पाई, जिसे वी स्टडी इन द केस ऑफ म्यांमार ऑल्सो, जहाँ पर आंग सांग सू की ने लंबे समय तक क्या है स्ट्रगल किया, और घर में जब वो नज़रबंद थी इसके बावजूद उसने स्ट्रगल किया, तो पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल अटेंशन उसकी ओर गया। डेमोक्रेसी के लिए जो इसका स्ट्रगल था वो रुका नहीं। तो इट मीन्स ये देखा गया कि पूरी दुनिया ने जब उसकी ओर अपना अटेंशंस किया, वो लड़ी, स्ट्रगल इसके अगेंस्ट लड़ी, लोगों के लिए लड़ी, लोगों के साथ खड़ी रही, और फाइनली उसको इस लड़ाई के लिए, इस स्ट्रगल के लिए इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए नोबेल प्राइज़ तक दिया गया। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि वहाँ जब इलेक्शंस हुए, जब उसकी पार्टी जीत के आई तो उसे प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग चूँकि उसके बच्चे जो थे अमेरिकन सिटीजन्स थे, तो वो एज ए रूल इन म्यांमार वो म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। तो इसी तरह से हमने नेपाल के केस में देखा कि किस तरीके से वहाँ नेपाल में जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तो जो वहाँ राजा था वीर विक्रम शाहदेव, उसकी जो वाइफ थी ऐश्वर्या, और उसका बच्चा था दीपेंद्र। बेसिकली द किंग वाज वेरी गुड, वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहता था कुछ सालों में, लेकिन अचानक से वहाँ 2001 में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राजा की होल रॉयल फैमिली को मार दिया गया। जब उसकी पूरी रॉयल फैमिली मर गई तो नियम के अकॉर्डिंग उसके कजिन ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया 2001 में। तो राजा बनने के बाद विद इन द 2 ईयर्स उसने नेपाल में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। जैसे उसने जो पार्लियामेंट जो संसद थी वहाँ नेपाल में, उसको डिसमिस कर दिया, और जो राजा की शक्तियाँ थी, द पावर ऑफ किंग, वो कई गुना बढ़ा दी। तो इससे जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, जो मोइस्ट माओवादी दल था या अदर जो सिटीजन्स थे, केम ऑन द रोड, प्रोटेस्ट किया। 2005 में तो जो वहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनको हटा दिया। तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने राजा के अगेंस्ट एक अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, और एक बहुत बड़ा संघर्ष चला, और फाइनली कुछ समय के बाद राजा को अपनी हार माननी पड़ी और उसने प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से अपॉइंट किया। कुछ सालों के बाद लॉन्ग स्ट्रगल से, वहाँ लंबे संघर्ष के बाद, आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल एंड फाइनली द डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। ऐसे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ 1999 में एक आर्मी का जो जनरल था परवेज़ मुशर्रफ, वो आर्मी का जनरल था, उसने वहाँ पर डेमोक्रेसी जो पावर्स थी, डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम्स थी, उनको कम करते हुए वहाँ पर एक मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया, जिसके तहत कहने के लिए तो जो पाकिस्तान था वो दुनिया की नज़रों में डेमोक्रेटिक था, लेकिन जो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते थे पार्लियामेंट में, उनको उतनी पावर नहीं दी गई थी परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा, यानी कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी आर्मी जनरल अपॉइंट कर देता था, यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग चलता है, जो उसके अकॉर्डिंग चलता था उसे वो आर्मी जनरल बनाता था, अदरवाइज को वो डिसमिस कर देता था। अब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान में पार्लियामेंट में चुन के आता था, उनको वो पावर नहीं दी गई थी। अब फ़ायदा क्या है कि इधर पीपल आर इलेक्टिंग देयर लीडर एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स, बट नो पावर इज़ गिवन, और कोई पावर ही नहीं दी गई है सिटीजन को, जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया, और दुनिया की नज़रों में वो डेमोक्रेटिक था, पीपल फ्रीली अपने लीडर्स को चुन सकते थे। लेकिन
उनको पावर नहीं दी जा रही थी पार्लियामेंट में परवेज मुशर्रफ के द्वारा। एंड फाइनली 1999 में भी उसी के टाइम पर यहाँ एक वॉर हुआ और इस तरीके से हमने घाना के बारे में भी पढ़ा, किस तरह से वहाँ भी आर्मी कूप के द्वारा उसे हटा दिया गया। और फिर पोलैंड के बारे में हमने पढ़ा कि जो पोलैंड में जो ट्रेड यूनियन था, वो सारा जो ट्रेड यूनियन था इलीगल माना जाता था। किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने के राइट नहीं थे, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, मीडिया को फ्रीडम नहीं थी, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो थे प्रोटेस्ट करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो पोलैंड में वहाँ पर जो शिपयार्ड में क्रेन ऑपरेटर थी ए लेडी, उसको इनजस्टिसली क्या कर दिया, हटा दिया। तो उसको हटाने के कारण जो शिपयार्ड में जो वर्कर्स थे वेंट ऑन स्ट्राइक में चले गए, क्योंकि इलीगली उसे हटा दिया गया था। तो इसके लिए इस जो यूनियन थी, जो स्ट्राइक चल रहा था, हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे। एक व्यक्ति था लेच वेलेसा, इसके अंडर वो ये इन वर्कर्स का क्या बन गया, लीडर बन गया। कुछ साल पहले वो भी इसी शिपयार्ड में काम किया करता था, और जिसे हाई सैलरी के लिए डिमांड रखने के कारण उसे वहाँ से हटा दिया गया था। एंड फाइनली आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल की मांगे रखी गई इस यूनियन के द्वारा कि ये ट्रेड यूनियन बनाया जा रहा था उसे क्या किया जाए, लीगल किया जाए, और स्ट्राइक जो कर सकते थे वो लीगल हो, और जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे वहाँ पर उनको रिलीज कर दिया जाए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, और उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के राइट दिए जाएं। और बेसिकली जैसा कि सोवियत यूनियन के द्वारा पोलैंड में क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। वहाँ की गवर्नमेंट सोवियत यूनियन के अंडर क्या करती थी, अपने नियमों को बनाती थी। तो फाइनली पोलैंड जैसे अदर यूरोपियन कंट्री में सोवियत यूनियन में खुद क्या हुआ, डिसयूनिटी आ गई, और वो कंट्री कई सारे कंट्रीज में डिवाइड हो गया। 16 देश उससे अलग हो गए, वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। और इस तरीके से पोलैंड जैसे अन्य यूरोपियन कंट्री में जो प्रभाव था उस देश का, सोवियत यूनियन का, जो वहाँ पर शासन करती थी उस देश की सरकार पर, वो कम हो गया। तो कहीं पर अदर कंट्रीज़ के द्वारा, और कहीं पर मिलिट्री कूप के द्वारा, कहीं पर ऑटोक्रेसी के द्वारा दुनिया में शासन किए गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को ही सबसे बेस्ट माना गया संसार में, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन कर सकते हैं हम अपने, वी कैन एक्सप्रेस our ideas, we can choose our leader, we can criticize the government, and we have a universal adult franchise. हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 every person, either he may be rich or poor, he may be black or white, he may be educated or uneducated, irrespective, इनका लिहाज के बिना all the citizen of India has same rule, political right दिया गया, he can contest the elections and he can cast the vote कास्ट कर सकता है, वोट दे सकता है वो। तो इसी तरह से हमने देखा जैसा कि चिली में हुआ था। चिली में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, गवर्नमेंट बनाई थी चुन के सिटीजन के द्वारा, उसको ओवरथ्रोन कर दिया, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और मिलिट्री ने वहाँ पे रूल किया। सेल्वाडोर एलेंडी का शासन को हटा दिया और वहाँ पर अगस्तो पिनोचेट ने शासन किया, क्योंकि अदर जो पावरफुल कंट्रीज थे उनको भी सेल्वाडोर एलेंडी के जो पॉलिसीज थी वो पसंद नहीं आई। इसलिए इस साजिश के लिए अमेरिका ने इस मिलिट्री कूप की
अगस्तो पिनोचेट की मदद की, ऐसा मीडिया में छपा था। और फाइनली आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल चिली में भी डेमोक्रेसी रिस्टेब्लिश हुई, जबकि वहाँ पर एक आर्मी जो एयरफोर्स में एल्बर्टो बैचलेट था, एल्बर्टो बैचलेट जैसे अन्य ऑफिसर्स ने इस मिलिट्री कूप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अगस्तो पिनोचेट ने उनको मार दिया। मिसिंग में माने गए वो सभी लोग वहाँ पर मिसिंग में माने जाते थे जो डेमोक्रेसी रिस्टेब्लिश करने की बात करता था। यहाँ अगर हेल्पिडार एलेंडी का